स्वागत है आप सबका एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर हम सब जुड़ गए हैं गुरुजी सुनील वशिष्ठ सर के साथ। तो आज हम इनसे और भी कुछ मुद्दों पे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के। तो जितना मैंने सुना, तो आजकल लोगों की क्वेरीज ये है सर कि हमारी कुंडली में क्या है, क्या हमारी लव मैरिज होगी, क्या हमारी अरेंज मैरिज होगी, और होगी तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए दीपिका, ऐसा है कि विवाह हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार का नाम। हमारे जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं और उन संस्कार में से एक संस्कार है विवाह का संस्कार, जो कि इंसान के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की का सामर्थ्य रखता है। एक तरह से विवाह दो अलग अलग नस्लों का मिलन है और अपना डीएनए सुधारने का एक बहुत ही अद्भुत और वैज्ञानिक मार्ग है, बशर्ते कि इसकी उपयोगिता को हम समझ पाए, इस संस्था को हम समझ पाए। और जो कि नई पीढ़ी हमारी है, उसके सामने ये बहुत बड़ा संकट है कि उसको आज के समय में कोई बताने वाला नहीं है कि विवाह होता क्या है। जी बिल्कुल। और केवल जैसे एक पशु अपना एक संबंध कायम करता है, उसी तरीके का पढ़ा लिखा नौजवान भी आज के समय में एक संबंध कायम करने को ही विवाह समझ बैठता है। जबकि हमारे ऋषियों ने ज्योतिष में जिस विवाह की परिकल्पना की है, हम्म। वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही विस्तृत है। 7 जन्मों का संबंध, 7 वचन, 7 फेरे और सप्तम भाव। कुंडली में 12 भाव हैं और 12 भाव में से जो सप्तम भाव है, वो सप्तम भाव विवाह का भाव, अर्थात 7वां भाव हमें बताता है कि हमारा विवाह कैसा होगा, किससे होगा नहीं, कैसा होगा। एक प्रकार से साधारण आदमी को समझने के लिए विवाह को ऐसे समझना होगा कि विवाह एक प्रकार का 7 प्रकार के वचन, 7 प्रोमिसेस का एक कॉन्ट्रैक्ट है। और विवाह दो तरह से किया जाता है आज के समय में। एक विवाह है प्रेम विवाह और दूसरा है अरेंज मैरिज, जो माता पिता बंधु बांधव हमारे मित्र जिसकी व्यवस्था करते हैं, वो हमारा अरेंज मैरिज है। जी बिल्कुल। अब जन्म पत्रिका में सप्तम भाव ये देखने के काम आता है कि जो 7 प्रॉमिस फेरों के समय हमने लिए थे, क्या उनको हम निभाने में सक्षम हैं या उनमें कोई कमियां पैदा हो गई है। जी। हमारे सनातन धर्म में तलाक का कोई कंसेप्ट नहीं है, अच्छा। पति पत्नी के अलग होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये ऋषियों की परिकल्पना से ही परे का सौदा है। अगर तो हम, प्रॉब्लम्स आ रही हो शादी में तो फिर उसका क्या उपाय होगा? हाँ, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है हम्म। कि जो सप्तम भाव में जो 7 प्रोमिसेस टूटते हैं, ये कब टूटते हैं और क्यों टूटते हैं। जब भी सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह का असर होगा, हम्म। तो व्यक्ति उन प्रोमिसेस को तोड़ना शुरू कर देता है और वहीं से वैवाहिक संबंधों में कमियां पाई जाने लग जाती। और ये कमियां ही आगे चल करके सेपरेशंस का कारण बनती हैं। ये तो कानून बन गया, ये हम सेपरेट कर हो सकते हैं, इसलिए लोग तलाक की तरफ चले जाते हैं। अन्यथा हमारे ज्योतिष में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम कहें प्रेम विवाह का योग, तो निश्चित रूप से होता है।
अरेंज मैरिज का योग निश्चित रूप से होता है, कोई पूछे तलाक का योग, कोई नहीं होता है। एक ज्योतिषाचार्य केवल अपनी सूझबूझ से ही इस योग को का विचार करता है, योग होता नहीं है, ये लिखा हुआ भी नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो विवाह होते थे ये 8 प्रकार की मैरिजेस, 8 मैरिजेस का कंसेप्ट हमारे सनातन धर्म के अंदर है। और उसमें से आज के समय में 2 प्रमुख चल रही है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले सबसे पहले हम लव मैरिज की बात करते हैं कि कुंडली में प्रेम विवाह को कैसे देखा जाता है। कुंडली के 12 भाव में से जो पंचम भाव है वो प्रेम का है और सप्तम भाव विवाह का है। बहुत साधारण सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी भी तरह से प्रेम भाव का संबंध विवाह स्थान से, विवाह भाव से बन जाए, यही प्रेम विवाह का सबसे बड़ा और सक्षम योग है। अब दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई ये कैसे होता है। बड़ा आसान है। ये पहला सूत्र, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि दोनों एक साथ बैठ जाएं, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी यदि एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाएं तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाए या सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। या पंचम का सप्तम में चला जाए, साथ में ही सप्तम का पंचम में चला जाए, इसे एक्सचेंज कहा जाता है। पंचम भाव का सप्तम भाव का एक्सचेंज कहा जाता है। और ये एक्सचेंज जो होते हैं ज्योतिष में बहुत मजबूत होते हैं। ये ऐसा योग है कि जिसमें अवश्य भावी प्रेम विवाह योग बनता ही बनता है, चाहे समाज चाहे परिवार कितना भी विरोध क्यों ना करे, ऐसा विवाह होकर के रहता है। और भी तरह से बनता है। वो तरीका क्या है? पंचम भाव का स्वामी ग्रह यदि सप्तम भाव के स्वामी को दृष्टि संबंध बना ले या सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव पर दृष्टि संबंध या पंचमेश पर दृष्टि संबंध बना ले तो भी ऐसा विवाह हो जाता है। और किस तरह से होता है? पंचम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में चला जाए, यानी 11वें भाव में, लाभ भाव में चला जाए, यदि पंचम भाव का स्वामी उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, तो भी प्रेम विवाह योग संबंध बन जाता है। अगर ये योग किसी भी तरीके से कुंडली में बन रहे हैं तो ये बहुत ही मजबूत योग होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं योगों में, कुछ कमजोर योग भी होते हैं प्रेम विवाह के, जिसमें प्रेम विवाह बन जाता है। पर वो जो दूसरी कैटेगरी के योग हैं उनमें कई प्रकार के विरोध, परिवार में संघर्ष, मन मुटाव का सामना युवक और युवती को करना पड़ता है। और विवाह के बाद भी वहां पर कई तरह के संकट रहते हैं। अब एक ज्योतिषाचार्य क्या कर सकता है? जब भी कोई प्रथम श्रेणी का, प्रथम कैटेगरी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है कुंडली में, तो उसे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रार्थना करे, विवाह अपने आप ही हो जाता है और प्रेम विवाह होता है। दूसरा, नमांश कुंडली, जिसे हम D9 चार्ट भी कहते हैं, ये भी हमारे विवाह और वैवाहिक संबंधों को दर्शाती है। नमांश कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। कई बार D1 चार्ट में योग नहीं होता
ये D9 चार्ट के अंदर ये योग बन जाता है, तो भी प्रेम विवाह योग घटित हो जाता है। ज्योतिषाचार्य को चाहिए, अगर किसी प्रकार का प्रेम संबंध बन रहा है और सामने वाला जातक प्रेम विवाह करना चाहता है, तो सबसे पहले पंचम भाव के स्वामी ग्रह की शक्ति को पहचाने। D1 चार्ट में और D9 दोनों ही चार्ट में देखे उस ग्रह को कि वो कितना ताकतवर है, कितना नहीं। अगर कुछ वो ताकत में कमजोर है, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी कुछ कमजोर है, तो ये मान के चलें कि उनके उपाय करने से उन्हें लाभ हो सकता है। पर यदि पंचम सप्तम भाव की युति भी नहीं हो रही, कोई आपस में संबंध भी नहीं बन रहा है, जी। और दोनों में से कोई भी एक ग्रह कमजोर है, तो प्रेम विवाह योग नहीं बनता है। ऐसे में किसी भी तांत्रिक या किसी का दावा करने वाले ज्योतिषी के उसमें संपर्क में ना पड़े कि साहब किसी भी उपाय से प्रेम विवाह योग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यह मिथ्या बात है। अब जो दूसरा तरीका है, जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं, जी सर। बाकी के शेष जितने भी योग बचे, ये सब अरेंज मैरिज के योग है। एक तरह का आजकल और बड़ा प्रचलित है कि प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो तरीका एक अच्छा तरीका है, माता पिता की रजामंदी से कार्य हो जाता है। जी। अब हमारे विवाह में जो युवक और युवतियां गलती करते हैं, थोड़ा सा संघर्ष मात्र करने के बाद जब उन्हें बात बनती नहीं दिखती, तो परिवार और समाज दोनों का विरोध कर बैठते जाने अनजाने में, और ये उनको जीवन में कई बार इनका बड़े लंबे समय तक इस चीज का दंश झेलना पड़ता है। जी। भारतीय ज्योतिष के अनुसार अगर पिता की सहमति ना हो, अगर दादा की सहमति ना हो, माँ की सहमति ना हो, तो इनसे रिलेटेड ग्रह अपना अच्छा असर नहीं देते। इसलिए आपने देखा होगा, हमारी भारतीय फिल्मों में भी कहा जाता है कि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर विवाह पूर्णतः नहीं माना जाता। जी। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विवाह वही सफल होगा, विवाह वही सफल माना जाता है जिसमें परमात्मा का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मित्रों का आशीर्वाद, और साथ में परिवारजनों का आशीर्वाद, हमारे समाज की सहमति जिसमें शामिल हो, वो मैरिज सक्सेसफुल मैरिज होती है, या उसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा घटित हो जाते हैं। परंतु कई बार इस चीजों की अवहेलना कर दी जाती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, जिससे भावी जीवन साथी के आने पर दोनों नव दंपतियों में कई बार कलह का वातावरण बन जाता है। अच्छा। तो ये स्थिति एक बड़ी नेगेटिव सिचुएशन मानी जाती है। और तो एक सर। और भी प्रैक्टिकल रीजन भी मैं बताऊं दीपिका, हाँ। लड़की को विशेष करके बड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है जब वो अरेंज मैरिज में जाती है, क्योंकि उस लड़की के साथ पूरा परिवार खड़ा होता है। किसी भी अप्रिय घटना होने पर पूरा समाज घटा खड़ा होता है, पूरा कानून उसके साथ खड़ा हुआ होता है। और वहीं पर अगर इनमें से किसी की सहमति ना हो, ये सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। और ऐसे में लड़की को कई बार बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है,
अगर वो अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे ढंग से ना चला पाए, किसी कारण से अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो माँ बाप कहते हैं भाई तुमने तो अपनी मर्जी से की थी, हम तो जिम्मेवार है ही नहीं। समाज कहता है हमसे पूछा ही नहीं। गुरुजन कहते हैं हमसे तो आशीर्वाद लिया ही नहीं। तो कोई भी साथ खड़ा हो नहीं दिखाई देता है। अब ऐसे में अगर मैं ये कहूं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी प्रकार का योग बन रहा है, सबसे पहले तो किसी वो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, जिसको गणित और फलित दोनों ही तरह का विज्ञान समझ में आता है, ऐसे ज्योतिषाचार्य से उन्हें अपना बर्थ चार्ट पर रीड आपका करवाना चाहिए। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। कोई बात। आ, वीडियो अटक। आ, ऐसे में उन्हें एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर के अपनी कुंडली को का अध्ययन करवाना चाहिए और सूक्ष्म अध्ययन करवाना चाहिए कि हम्म। उन्हें अरेंज हम्म। मैरिज करनी चाहिए कि लव मैरिज करनी चाहिए कि लव कम अरेंज करनी चाहिए, और ज्योतिषीय सलाह से करना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह कमजोर है तो उस ग्रह का उपाय करना चाहिए, उसका इलाज करना हम्म। चाहिए। साथ में कुछ हमारे जी। लाल किताब में ऐसी ऐसी रेमेडीज दी होती हैं जो लड़की और लड़के दोनों को विवाह से पूर्व कर लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की का बृहस्पति कमजोर है या किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो विवाह से पूर्व ऐसे लड़की को अपनी मां से एक चांदी की डिब्बी में केसर भर करके रख लेनी चाहिए और सदैव उसे अपने पास रखे। तो उससे बृहस्पति के दोष का निवारण होता है। ऐसे ही अगर केतु ग्रह वहां पर उसके विवाह में दिक्कत दे रहा है, तो 2 रंग के पत्थर ले ले अपने परिवार से। 2 रंग के पत्थर ना ले सके तो कैटसाई, और एक कैटसाई को वो संभाल के रखे, दूसरे कैटसाई को वो जल प्रवाह कर दे। ऐसे बहुत सारे उपाय आपको मिलेंगे। ओके। अगर चंद्रमा परेशान कर रहा है तो चांदी की ईंट ले ले और उसे अपने घर में स्थापित करें, अच्छा। तो इससे वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। तो ये तो मैंने जस्ट थोड़े से उपाय बताए। बहुत सारे ऐसे उपाय हो सकते हैं जो विवाह पूर्व करवाने से उन्हें काफी लाभ प्राप्त हो सकता है, और आने वाले जीवन में जो विवाह की बाधाएं हैं उन्हें कम किया जा सकता है। साथ में विवाह से पूर्व कुंडली का मिलान करके देखें कि पति पत्नी की कुंडली में किस ग्रह में की इक्वेशन अच्छी नहीं है, उसी के का उपाय किया जाना चाहिए। साथ में ग्रह शांति के लिए मंत्र जाप, हवन, पाठ पूजा, दान, पुण्य या रतन धारण करने से भी उन्हें सहायता प्राप्त हो जाती है। हम्म। तो ये जो उपाय है ये जरूर जी किए जाने बिल्कुल। चाहिए। तो बड़ा आसान है ज्योतिष में लव मैरिज को समझना, अरेंज मैरिज को समझना। सबसे मुश्किल काम है विवाह को समझना, जिसकी ट्रेनिंग देने के लिए हमारे हिंदुस्तान में ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना ऑनलाइन शिक्षा है, और शास्त्र हमारा युवा पढ़ता ही नहीं है। परिवार में संस्कार नहीं दिए जाते। लड़के को ये नहीं बताया जाता कि विवाह का मतलब क्या है, और लड़की को भी नहीं बताया जाता विवाह का मतलब, क्योंकि उन्हें लगता है कि विवाह का मतलब क्या, संबंध कायम, वो तो सब कुछ जानता है, वो मुद्दा नहीं। यही कारण है लड़का और लड़कियां विवाह के बाद निरंतर गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं,
एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बिठाना है, वो चीज उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि वो उन्होंने कहीं पर सीखी ही नहीं। तो मुझे लगता है समाज में इस चीज की बड़ी भारी कमी है। पर एस्ट्रो पाठशाला पहले भी लव मैरिज रिलेशनशिप का कोर्स करवा चुकी है, और अभी आने वाले समय में भी हम इस कोर्स को दोबारा से करवाने जा रहे हैं। ओके सर। और इसमें यही बात बताई जाएगी, विवाह के मायने क्या है, शास्त्र में विवाह की क्या व्याख्या है, एक पुरुष का क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का क्या कर्तव्य है, और किन किन उपायों के द्वारा दाम्पत्य जीवन की तकलीफों को दूर किया जाए और पति पत्नी के बीच में उभर रहे मतभेदों को किस प्रकार से शांत किया जाए। केवल और केवल तलाक या सेपरेशन किसी समस्या का हल नहीं है, अपितु उनके कारण बहुत बड़ा नेगेटिव असर उनकी संतानों को उठाना पड़ता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि घर संसार बस जाए, घर परिवार टूटने से बच जाए। एक ज्योतिषाचार्य का भी प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, पर समाज में इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और अगर हम ज्योतिष जैसे महाविज्ञान का सहारा लें तो बहुत सारे फैक्ट्स हमें समझ में आ जाते हैं। विवाह पूर्व जन्म से बंधा हुआ एक संस्कार है। अगर ये हम हर लड़का लड़की को समझाएं तो उन्हें पहले तो पता चल जाएगा कि हमारे ये जो पास्ट कर्मा के कारण क्या चीज ऐसी है जिसके कारण हम विवाह में गलतियां करेंगे, और कौन सी गलतियां करेंगे। जब आप उन्हें उनकी कमजोरियां बताओगे तो हर इंसान समझदार है। कोई भी पुरुष या स्त्री इस मकसद से विवाह नहीं करता कि वो सेपरेट हो जाए। बिल्कुल। हर आदमी बड़े सकारात्मक रूप से विवाह में प्रवेश करता है, और अगर उन्हें बताया जाए तो वो लोग अपनी कमियों को सुधारते भी हैं, ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं, और अपने जीवन को सुखद बनाते भी हैं। और आप हैरान होंगे दीपिका ये जान करके, मैं 18 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं, और एक मैंने पैटर्न देखा है। अगर माँ बाप की मैरिज में माता पिता के संबंध अच्छे नहीं है तो उनके बच्चों की का भी जब विवाह होगा उनके भी संबंध अच्छे नहीं गए। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं है, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये वही लोग कहते हैं जिनके पास इस तरह की समस्याएं नहीं आती। तो ये पीछे से चला आ रहा एक पैटर्न है। तो माँ बाप जब झगड़ा करें तो ये सोच लें कि तलाक उनका ही नहीं होगा, उनके बच्चों के भी तलाक की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम ये तो नहीं कहते कि तलाक उनका अवश्य भावी होगा, पर हाँ, हर 6 महीने साल में उनके बच्चों के सामने भी यही प्रश्न खड़ा होगा कि हम तलाक लें कि ना लें। वो बात अलग है कि हर व्यक्ति के अपने ग्रह सितारे अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बचाने में कामयाब हो जाते हैं अपने विवाह को, और कुछ लोग नहीं बचा पाते। तो ये वैवाहिक संबंधों की कहानी है, और इसको जितना बोला जाए इस टॉपिक पे कम है, और बहुत ज्यादा अध्ययन की और समझने की, समझाने की आवश्यकता इस विषय पर बनती है। जी दीदी। चलिए ठीक है सर, आपने बहुत सारी क्वेरीज हमारी सॉल्व कर दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पब्लिक का अलग नया क्वेश्चन जो है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।